यहां बैठे हैं, वरना वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते अगर हथियार लिया होता तो आपने। हाँ, इसीलिए कहता हूं यही रास्ता है। हमने आज जिस व्यवस्था के निर्मूलन की मैं बात कर रहा हूं मान्यवर, वो लोकतंत्र की जड़ों पर वार कर रही है। लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है किसी भी समस्या का समाधान बहस से निकल सकता है, हथियारों से नहीं निकल सकता। और मान्यवर, इन्होंने इस देश में वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया, स्टेट का वैक्यूम, सारी व्यवस्थाएं नष्ट कर गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान पर से श्रद्धा खत्म कर संविधान का वैक्यूम, और पुलिस थानों को जलाकर सिक्योरिटी का वैक्यूम खड़ा करने का प्रयास किया है। मैं आज इस मंच से देश की जनता को ये बताने आया हूं कि माओवादी हिंसा करने वालों के, नक्सलिज्म की हिंसा करने वालों का दिन लद गया है। अब सरकार ये लंबा समय नहीं चलेगी। और कई देशों में हुआ है, कंबोडिया, पेरू, कोलंबिया, कई देशों के इतिहास इससे भरे पड़े हैं। भयानक रक्तपात हुआ है। हमारे यहां भी 20,000 लोग मारे गए। मान्यवर, ये एक वैचारिक लड़ाई, देश की जनता ने माओवादी उग्रवादियों को, वैचारिक लड़ाई है। माओवादी उग्रवादियों को अन्याय के खिलाफ हथियारों की लड़ाई मानने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वामपंथी विचारधारा अपना आधार खो बैठी। इसलिए सारे वामपंथी ऐसे येन केन प्रकारेण अलग अलग थियरी रचित कर अपने अस्तित्व को टिकाने में पड़ी। इनका एकमात्र एजेंडा है देश में वैक्यूम खड़ा करना, देश के असंतोष को, स्वाभाविक असंतोष को हथियारों के माध्यम से दिशा देना। स्टेट का वैक्यूम, गवर्नेंस का वैक्यूम, संविधान का वैक्यूम, सिक्योरिटी का वैक्यूम और रक्तपात, यही उनका उद्देश्य है जो अब सफल नहीं होगा। मानिए, और कई सारे भोले भाले ग्रामीणों को एनिमी इन्फॉर्मर बताकर फांसी पर चढ़ा दिया। कौन सी अदालत ने फांसी पर चढ़ाया? इन्होंने जनता अदालत के नाम से एक फारस खड़ा किया, जहां ना कोई वकील है, ना कोई जज है, वो स्वयं बैठे हैं, वो स्वयं फैसले करते हैं और फांसी दे देते हैं। इसका जस्टिफिकेशन करते हुए मैंने तो सुना है। मैं आज नाम देना नहीं चाहता, वरना यहां से खड़े हो जाएंगे। मान्यवर, इसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। इस देश में संविधान का राज है। फैसला संविधान द्वारा, सरकारों द्वारा रचित अदालतों में ही हो सकता है। और अगर किसी को अन्याय हो गया तो उसके ऊपर त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली है। उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। गवर्नेंस का वैक्यूम कैसे चला? पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। छत्तीसगढ़ के बस्तर में उनका होम मिनिस्टर होता था, उनका न्याय मंत्री होता था, उनका लूटे हुए अनाज को बांटने वाला खाद्य और आपूर्ति मंत्री होता था। एक जनता ने सरकार के नाम से एक भ्रांति खड़ी करी और मान्यवर, विकास की योजनाओं को इन्होंने रोकने का काम किया। इन्होंने संविधान और न्याय व्यवस्था को निशाना बनाकर संविधान का वैक्यूम खड़ा करने का। कोई चुनाव न लड़े, मतदान नहीं होने देंगे, सरपंच कोई नहीं होगा, तहसील पंचायत, जिला पंचायत का सदस्य नहीं होगा, विधायक वो चाहते हैं वो ही जीत कर आएंगे। किस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं और इसका समर्थन कैसे हो सकता है? अब कह रहे बातचीत करो, जो कह रहे उनको मैं बताना चाहता हूं, मैं 50 बार कह चुका हूं सार्वजनिक मंचों पर, बस्तर में जाकर, बस्तर के हर तहसील में जाकर कह चुका हूं, हथियार डाल दीजिए, सरकार आपके पूरे पुनर्वसन की व्यवस्था करेगी, मगर हथियार नहीं डालेंगे। मान्यवर, हमारी सरकार का पॉलिसी है, चर्चा उसी से होती है जो हथियार डालता है, जो गोली चलाता है उसको जवाब गोली से ही दिया जाता है। कि हमारी सरकार का पॉलिसी, हथियार डाल दो,
मैं आगे बताता हूं कितने लोगों ने डाल दिए और अब पुनर्वसन कर रहे हैं। और मान्यवर, इसका नतीजा ये आया कि 70 से 26 तक यहां ये चलता रहा। कई ऐसे हमले हुए, जहानाबाद का हमला, 1000 आर्म्स नक्सलियों ने सीआरपीएफ के कैंप को और जेल को कब्जे कर अजय कानू समेत 389 कैदियों को मुक्त कराकर ले गए। आंध्र ओडिशा सीमा पर दर्जनों स्कूलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुनियोजित विनाश किया। हर ठेके में 20% का जनता ना टैक्स डालते रहे। मान्यवर, 70 ट्रकों में झारखंड में एक साथ आग लगा दी। 11 बोगियों में मालगाड़ी में एक साथ आग लगा दी और वार्षिक वसूली उनकी जनता ना टैक्स की, इनके ही सेक्रेटरी का जो कंप्यूटर मिला है, इसके हवाले से कह रहा हूं, 240 करोड़ रुपया थी। मान्यवर, 240 करोड़ रुपया। और इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते, किस तरह से जस्टिफाई करते? मान्यवर, मैं आज ये नक्सलवाद मूल कहां से आया, परंतु हमारे देश के लिए वो किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति ही नहीं थी कि जहां इस प्रकार के साम्यवादी विचारधारा, लेफ्टिस्ट विचारधारा का पनपना हो पाए। मान्यवर, मैं 1905 से 1924 रूस में साम्यवादियों ने क्रांति करी। 1914 के युद्ध में रूस की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई और वहां पर भूख, महंगाई, अव्यवस्था, और 1905 में खूनी रविवार की घटना ने जनता का विश्वास शासन के प्रति तोड़ दिया और उसने 17 की क्रांति की नींव तैयार की। और मान्यवर, मजबूर होकर निकोलस द्वितीय ने गादी छोड़ दी। वहां पर एक वैक्यूम खड़ा हुआ और वैक्यूम को भरने के लिए वहां पर लेनिन की अध्यक्षता में साम्यवादी सरकार आई। इसी तरह से चीन में एक अव्यवस्था खड़ी हुई। करोड़ों किसानों गरीबी और भूखमरी से जीवन जी रहे थे और 1921 में कम्युनिस्ट चीनी पार्टी की स्थापना हुई। माओ उनके नेता बने। कम्युनिस्टों और कुओमिंटांग के बीच में, जो वहां के सो कॉल्ड राष्ट्रवादी थे, राजा के वफादार थे, इनके बीच में युद्ध हुआ और 34-35 में एक लॉन्ग मार्च हुई। और मान्यवर, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1939 में हुई। अब ये 1939 और 1925 वो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। इसका हमारे देश में क्या असर हुआ है समझिए साहब। जैसे ही रसिया में साम्यवादियों की सरकार का गठन हुआ, यहां पर 1925 में सीपीआई की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब ये जो समर्थक है उनको मैं पूछना चाहता हूं, रसिया में कम्युनिस्टों की सरकार बनी, उसी वक्त यहां सीपीआई बना, सीपीआई की स्थापना हुई, इसके बीच में कोई रिलेशनशिप है क्या? ये सोचने की बात है। रसिया की सरकार ने स्पॉन्सर कर दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टी की रचना की, इसका एक हिस्सा हमारे यहां बना हुआ। अब जिस पार्टी की नींव ही किसी दूसरे देश की प्रेरणा से गई है, वो हमारे देश का भला कैसे सोचेंगे? इन्होंने तो अंग्रेजों का भी समर्थन किया था। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट बनी। ये भी समझने जैसा है कि सीपीआईएम क्यों बना। मान्यवर, 64 में 69 में 1969 में हो गया। बोलूं यार, मुझे उकसाओ मत, आज मैं तय कर आया हूं, पूरी बात बताऊंगा। मान्यवर, 1964 में सीपीआईएम बना। यह भी समझना पड़ेगा कि सीपीआई थी, फिर सीपीआईएम क्यों बनी। मान्यवर, 1964 में
सोवियत रशिया और चीन के बीच में झगड़ा हुआ, तो दोनों साम्यवादी राष्ट्र के अंदर अलग अलग विचारधारा की साम्यवादी सरकारें आई। जैसे अलग अलग विचारधारा की आई, तो यहां पर चीन की भी एक समर्थित पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट खोल दी, जो अभी बोल रहे थे, अपने अमराराम जी बोल रहे थे। मान्यवर, ये दोनों पार्टियां कम्युनिस्टों की, एक रशिया में जब क्रांति हुई तब हुई, और एक रशिया के चीन के बीच मतभेद हुआ तब हुई। इसके बाद 69 में संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, मेरी बात ध्यान से सभी लोग सुने, आपके माध्यम से मैं देश को भी कहना चाहता हूं, 1969 में सीपीआई एमएल मार्क्सिस्ट की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य कोई विकास का वैक्यूम बनना नहीं था, कोई अधिकारों की रक्षा नहीं था। उसके संविधान में उद्देश्य था संसदीय राजनीति का विरोध कर सशस्त्र क्रांति करना, जो रशिया और चीन में कर चुके थे। मगर यहां राजाशाही नहीं बची थी, अंग्रेज यहां था नहीं, यहां संविधान से चलने वाली एक लोकतांत्रिक सरकार बन गई थी। फिर क्यों संसद का विरोध? चुनाव लड़ते, जीत कर आते, अपनी बातों को लोगों को मनवाते, मगर वैसे तो कोई बात सुनेगा नहीं। इसलिए सशस्त्र क्रांति, क्रांति कई प्रकार की होती है। वैचारिक क्रांति होती है, कुछ लोगों ने गीतों लिखकर क्रांति की है, महात्मा जैसे लोगों ने अहिंसक क्रांति करी थी। इन्होंने सशस्त्र क्रांति और दूसरा संसदीय राजनीति का विरोध करना, ये दो उद्देश्यों के साथ सीपीआई मार्क्सिस्ट बना। और मान्यवर, यही आज के माओविस्ट है। ये मूल समझे बगैर अन्याय 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 रटे जा रहे। भाई, अन्याय के लिए नहीं बनी है, हमारी संसदीय राजनीति का विरोध करने के लिए, संसद का जिसका आप सदस्य हो, इसका विरोध करने के लिए बने। उसके बाद में 75 में जैसे ही कांग्रेस का समर्थन मिला, एमसीसी माओइस्ट बनी और बिहार झारखंड केंद्रित पार्टी बनी। फिर पीडब्ल्यूजी 80 में बना, वो आंध्र केंद्रित बना। 82 में दलित किसान केंद्रित सशस्त्र संघर्ष सीपीआई एमएल पार्टी यूनिटी बिहार में बनी। दलित किसान केंद्रित संघर्ष इनका उद्देश्य था। 98 में पीपल्स वॉर ग्रुप बना और उसमें माओवादियों का एकत्रीकरण हुआ। इतना सब करने के बाद भी वो सफल नहीं हुए और 2000 में पीएलजेए बना, जीए बना, जो सैन्य विंग बनी, गुरुल्ला फोर्स बनाई मान्यवर। और 2004 में ये पीडब्ल्यूजी एमसीसी दोनों का विलय हो गया। तो थ्योरी वाले और हथियार उठाने वाले दोनों 2004 में विलीनीकरण हुआ। 14 में मोदी जी आए और 26 में सबकी समाप्ति हो गई। ये टोटल 1925 से लेकर 2026 तक 101 साल का उनका इतिहास है मानिए। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे साथी सदस्यों को जो सामने बैठे हैं, आप इसको अन्याय का स्वरूप, अन्याय के खिलाफ संघर्ष का स्वरूप मानकर महिमा मंडित मत करो। हम जिस सदन में बैठे इसका विरोध करने के लिए वो जन्मे हैं। वोट की जगह बुलेट से शासन प्राप्त करना चाहते हैं। और मान्यवर, अगर यही बात है कि चर्चा करिए चर्चा करिए चर्चा करिए, चर्चा से कोई परहेज नहीं, हर कोई चर्चा का स्वागत करता है, पर फिर तो पुलिस क्यों रखी है? पुलिस की जरूरत ही नहीं है। सेना क्यों रखी है? पैरामिलिट्री फोर्स क्यों रखे हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चर्चा से मानते ही नहीं है, वहां बल प्रयोग कर कर उनके अत्याचार से निर्दोष नागरिकों को बचाना पड़ता है। जब इन नक्सलवादियों ने सैकड़ों निर्दोष किसानों को बम लगा लगा कर पैर बगैर का कर दिया, कई स्कूलों में रेड कर कर 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के बच्चों को उठाकर ले गए और नक्सलवाद की सेना में भर्ती कर दिया। और क्या हम मूक दर्शक बनकर खड़े रहे?
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हर नागरिक की सुरक्षा नरेंद्र मोदी ने सुनिश्चित करी है। जो भी अन्याय करेगा नागरिकों के साथ, समझा तो ठीक है मान्यवर, वरना फोर्स इसी के लिए बनाई गई है। इसका उपयोग भी होगा, परिणाम भी आएगा, और आज आ भी गया है। मान्यवर, मैं जो इनके समर्थन में, जिनको पॉपुलर लैंग्वेज में अर्बन नक्सल कहते हैं, वो बुद्धिजीवी भाइयों को सवाल करना चाहता हूं। मैंने 6 दिन से लगभग 2000 आर्टिकल निकाले, सारे बुद्धिजीवी भाइयों ने लिखे हुए। मेरे पास इसका पूरा जिस्ट भी है। ये सभी आर्टिकलों में सभी आर्टिकल हथियार उठाकर घूमने वाले माओवादियों के साथ चर्चा करो, वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनको मारना नहीं चाहिए, इनके प्रति सिंपैथी होनी चाहिए, सरकार विकास जल्दी करे, इस प्रकार के। एक भी आर्टिकल जो 8 साल का अबूझ बच्चे को उठा ले जाकर हाथ में हथियार पकड़ा दिए, इसकी मां के लिए नहीं है। मान्यवर, एक भी आर्टिकल अपने गांव से खेत में जाते हुए किसान का पैर उड़ गया और पूरा जीवन दिव्यांग बन गया, इसकी सिंपैथी के लिए नहीं है। 5000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनकी विधवाओं के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है। इनके अनाथ बच्चों के लिए एक भी आर्टिकल नहीं है। आपकी मानवता संविधान तोड़कर हथियार लेकर घूमने वालों के लिए ही है। इनके हथियारों से जो नागरिक मारे जा रहे हैं, इनके लिए आपकी मानवता नहीं है। मानवता के दोहरे चरित्र को मैं स्वीकार नहीं करता मान्यवर। ये मानवतावादी नहीं है, नक्सलियों के समर्थक है। अगर मानवतावादी होते तो वो किसान का पैर उड़ गया, इसकी भी चिंता होगी। वो अबूझ बच्चे से इसका बचपन छीन लिया, इसकी भी चिंता होती। मान्यवर, वो हाथ में हथियार लेना नहीं चाहते, गरीबों के हाथ में हथियार दिलाकर अपनी विचारधारा को, अपनी आइडियोलॉजी को पनपाना चाहते हैं, मगर उनके भी दिन लग गए हैं। स्पष्टता से सुन लीजिए, ये पूरे देश में अब जागरूकता आई है। और क्या हुआ है, पूरा देश आज सुन रहा है, पूरा देश आज समझ रहा है। मान्यवर, मैं आज एक और बात बता दूं। किसी सदस्य ने जिक्र किया सलवा जुड़म का, और कांग्रेस के नेता और सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता वरना फिर से खड़े हो जाएंगे। मान्यवर, सलवा जुड़म का जजमेंट जो है, इसका पक्ष लेते हैं। मान्यवर, सलवा जुड़म की शुरुआत 2005 में राज्य समर्थित, मतलब सरकार समर्थित जन आंदोलन के रूप में हुई। आदिवासी युवाओं को एसपीओ बना गया, जिसको कोया कमांडो कहते थे।